अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 1991 में इंडिया किस बहरान का शिकार था और उसने किस तरह से क्या फैसले लिए उस वक्त की हुकूमत ने, जिसके बाद इंडिया उस बहरान से निकल सका। इसके लिए आप मेरी वीडियो आखिर तक देखना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू। इंडिया वर फेसिंग टू मेजर प्रॉब्लम्स। दो बड़े प्रॉब्लम्स थे, दो बड़े महाज थे। एक था सियासी महाज, क्योंकि एक हंग पार्लियामेंट थी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी और कोलिशन की गवर्नमेंट्स बन रही थी, बिगड़ रही थी और पे दर पे हिंदुस्तान में कुछ ऐसे वाकयात हुए जिसमें राजीव गांधी का मर्डर भी है, इसके बाद आगे चल करके मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट भी है और दीगर अवामिल जिसमें अंदरूनी खलफिशार इंडिया में बढ़ रहा था, जिसकी वजह से पॉलिटिकल अनरेस्ट की सिचुएशन थी। दूसरा महाज है माशी महाज, इकोनॉमिक क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बढ़ रहा था, बैरूनी कर्जों का दबाव हिंदुस्तान पर बढ़ रहा था और 72 अरब डॉलर के कर्जों के नीचे आ चुका था। 72 बिलियन डॉलर के कर्जों का बोझ था हिंदुस्तान के ऊपर। 1991 में जो हुकूमत थी वो ऐसे मुश्किल फैसले नहीं ले पा रही थी, क्योंकि वो सियासी तौर पर भी कमजोर हुकूमत थी। इंडिया के अंदर एट दैट टाइम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 1 बिलियन डॉलर तक आ चुके थे डिप्लीट होकर के, और उनके पास सिर्फ 2 हफ्तों का इंपोर्ट कवर रह गया था। दूसरी अहम बात, एट दैट टाइम इंडिया को इस क्राइसिस से निकलने के लिए फौरी तौर पर आईएमएफ के पास 1.8 बिलियन डॉलर के प्रोग्राम के लिए जाना था और आईएमएफ उनसे कुछ इस्लाहात का तकाजा कर रहा था जो हुकूमत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हुकूमत वो बजट ही पेश नहीं कर पाई और हुकूमत खत्म हो गई। फिर जो एक हुकूमत बनी जिसको आप केयर टेकर गवर्नमेंट कहते हैं, आर्जी हुकूमत होती है, मार्च 1991 में उस केयर टेकर हुकूमत ने यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के में 20 टन सोना, 20 टन ऑफ गोल्ड गिरवी रखवाया और उसके एवज 240 मिलियन डॉलर की इमदाद या कर्जा हासिल किया और अपनी इकोनॉमी को बचाने की यह कोशिश की गई। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत के ऊपर, मुल्क के ऊपर डिफॉल्ट की तलवार लटक रही थी। अब इस रिस्क को कैसे खत्म करना था और इंडिया के अंदर एक नए दौर का आगाज हुआ और नरसिम्हा राव की हुकूमत बनी। वजीर आजम नरसिम्हा राव एक बज़ाहिर एक लो प्रोफाइल के शख्सियत नजर आ रहे थे, इतने एग्रेसिव इन नेचर नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन और उनकी एक कोलिशन गवर्नमेंट भी थी जो कि कमजोर हुकूमत थी और कमजोर हुकूमतें अनपॉपुलर मुश्किल फैसले नहीं कर पाती। लेकिन नरसिम्हा राव हिंदुस्तान के लिए एक ट्रू रिफॉर्मर साबित हुए और वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि इट टेक्स ओनली फ्यू गुड मैन टू ब्रिंग इट चेंज। तो वही चंद लोग, मुट्ठी भर लोग, जिसमें शामिल थे मिस्टर मनमोहन सिंह जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, नंबर 2 पी चिदम्बरम जो कि कॉमर्स मिनिस्टर थे, नंबर 3 प्रणब मुखर्जी जो कि डेप्यूटी चेयरपर्सन प्लानिंग कमीशन थे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर सी रानारंजन थे। इन मुट्ठी भर लोगों ने, 4 या 5 लोगों ने मिलकर के वो इस्लाहात लेकर के आए, वो रिफॉर्म्स इन्होंने की और एक आजाद मईशत की बुनियाद डाली, जिसने कारोबार के लिए, खास तौर पर बिजनेस के लिए एक ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जिसने जदीद इंडिया की बुनियाद डाल दी। वजीर आजम ने 2 महाजों के ऊपर इस टीम ने अपने आप को इंगेज किया। पहला महाज सियासी महाज, वजीर आजम ने इत्तेहादियों को राजी करना शुरू किया और फाइनेंस मिनिस्टर ने मुश्किल तरीन फैसले करने शुरू किए जो कि माशी इस्लाहात के जरिए आ सकते थे। तो क्या इकदाम किए गए, क्या पॉलिसियां वज़ा की गई? पहली, नंबर 1 पॉलिसी, मईशत की बहाली के लिए उन्होंने इंडियन रुपी की कदर में वाज़ेह कमी कर दी, यानी कि रुपी डीवैल्यू कर दिया, डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी। डीवैल्यूएशन की वजह से बतदरीज 1 साल के अंदर इंडियन रुपी 59%
अपनी कदर खो गया और डीवैल्यूएशन की गई। नंबर 2, गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नर आरबीआई ने नई ट्रेड पॉलिसी का इजरा किया जिसका बुनियादी फोकस एक्सपोर्ट था और इस सिलसिले में उन्होंने ऐसी माशी इस्लाहात की और मुल्क को बैरूनी सरमायाकारी के लिए, खास तौर पर इंटरनेशनल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए मुल्क के दरवाजे खोल दिए गए। और क्या किया उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो रुकावटें थी, जो हर्डल्स थी, उनको खत्म किया। लाइसेंस राज का खात्मा किया गया और मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एक्ट्स को खत्म किया गया। और इसके अलावा सबसे बड़ा फैसला प्राइवेटाइजेशन ऑफ एसओईज, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की निजकारी की गई। इंडिया ने बैरूनी दुनिया से तिजारती ताल्लुकात के लिए अपनी मंडियां खोल दी और बैरूनी दुनिया से ट्रेड रिलेशन बहाल किए। खास तौर पर चीन और सार्क के ममालिक के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को मुस्तहकम करना शुरू किया। ये फैसले मुश्किल जरूर थे और हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, अपोजिशन का दबाव बढ़ रहा था, मगर वजीर आजम और उनकी टीम ने सियासी तदब्बुर का मुजाहरा करते हुए अपने इत्तेहादियों को और अपोजिशन को एक पेज पर लाने में कामयाबी हासिल की। जाहिर है, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब आपके अंदर सिंसेरिटी होती है, जब आपके अंदर विल होती है, जब आप सच्चाई से, दयानतदारी से फैसले करते हैं तो आपका साथ दिया जाता है। यही सूरत हाल इंडिया में थी और उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसने राइजिंग इंडिया का बुनियाद रख दी। और आज 30 साल के बाद 1991, 92, 93 उन्होंने ये इस्लाहात करते चले गए बतदरीज और आइंदा 10 सालों के अंदर हुकूमत और मुल्क अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू हुआ। आज 30 साल के बाद दुनिया के अंदर इंडिया तीसरी बड़ी मईशत के तौर पर उभर रही है। ये थी वो बातें जो मैं बताना चाहता था कि इंडिया ने क्या किया 1991 के क्राइसिस में, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अनरेस्ट की सूरत हाल के अंदर। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान किस मसाइल का दोचार है और पाकिस्तान उनसे कैसे निकल सकता है। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।